नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। मसूर की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। गुलाब की फसल में जरूरी कार्य। रबी में ली जाने वाली दलहनी फसलों में मसूर मुख्य रूप से उगाई जाती है, जो कि इस समय बढ़वार की अवस्था में है। इस फसल से अच्छी क्वालिटी की भरपूर उपज मिले, इसके लिए जरूरी है फसल में कुछ जरूरी प्रबंधनों को करना। तो कौन कौन से हैं ये प्रबंधन, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं जो अभी मतलब किसानों के जो खेत में जो अभी दलहन का जो मसूर का फसल है, उसमें अभी जैसे क्या होता है, सल्फर और फास्फोरस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पोषक तत्व होता है दलहन की खेती के लिए। तो ज़्यादातर किसान मतलब थोड़ा जागरूक नहीं होते, तो वो इसका यूज़ नहीं करते। तो मैं यही बोलूँगा कि सल्फर और फास्फोरस का अभी अगर देंगे एज ए पोषक तत्व तो वो अच्छा पैदावार लाएगा। और बाकी जो रहा खरपतवार कंट्रोल के लिए, तो जो खरपतवार के एक्चुअली क्या होता है, इस क्षेत्र में हम लोग जो दलहन का खेती करते हैं, हम ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, मतलब छिड़काव के तौर से हम करते हैं। तो इसलिए क्या होता है, अभी तो पौधा छोटा रहता है, तो उसमें क्या होता है, खरपतवार को कंट्रोल कर सकते हैं। पर उसके बाद जब पौधा थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसका हाइट थोड़ा कद बढ़ जाता है, तब हमको खरपतवार कंट्रोल करने में बहुत दिक्कत होता है। इसीलिए यही बहुत एक महत्वपूर्ण समय है खरपतवार को नियंत्रण करने का। किसान भाइयों, मसूर की फसल के साथ कुछ खरपतवार भी उग जाते हैं, जो कि फसल के साथ खाद, उर्वरक, हवा, पानी और प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे फसल का सही विकास नहीं हो पाता और उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए आप अपनी फसल में निराई गुड़ाई कर खरपतवारों को समय समय पर निकालते रहें, जिससे फसल की बढ़वार तो अच्छी होगी ही, साथ ही साथ मसूर की फसल से अधिक उत्पादन भी मिलेगा। नहीं तो अगर केमिकल यूज़ करना है तो जैसे कोई भी दलहन में इमिजापेथर जो है एक हर्बिसाइड है, उसको यूज़ कर सकते हैं। और उसका डोज है 1 हेक्टेयर में 40 ग्राम AI उसका बोलते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट, उसको हमको यूज़ करना है 1 हेक्टेयर के लिए। और जो हम बोल रहे थे, एक क्या होता है दलहन में, हम बहुत अगर मसूर करते हैं, मसूर तो सिंचाई लोग करते नहीं, अगर प्रावधान है तो एक सिंचाई अगर करेंगे तो उससे क्या होगा, पैदावार बढ़ेगा, ठीक है, और इससे किसानों को अच्छा मुनाफा भी होगा। और जो है अभी जो अगर सिंचाई करना है तो जो 40 से 45 दिन का जो समय होता है बुआई के बाद, 40 से 45 दिन बाद, ठीक है, एक अगर सिंचाई करेंगे तो इससे अच्छा पैदावार आता है किसानों को। तो जो होता है अभी ठंडी जो बढ़ रहा है, लाही का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। तो लाही के लिए किसानों को यही मैं सुझाव दूंगा कि इमिडाक्लोप्रिड बोल के एक दवाई आता है, उसको प्रति लीटर पानी में 2 ml इमिडाक्लोप्रिड का दवाई, ठीक है, घोल कर उसको छिड़काव करें। इससे जो लाही का प्रकोप है या फिर अन्य जो चूसने वाला, जो फसल का रस चूसने वाला जो कीड़ा आएगा, उसका प्रबंधन हो सकता है। किसान भाइयों, खड़ी फसल में उकठा रोग का प्रकोप दिखाई देने पर रोग ग्रसित पौधों को सावधानी पूर्वक उखाड़कर नष्ट करें। उकठा रोग रोधी किस्मों का चयन करें। बीज को बुआई से पहले 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी से
प्रति किलो बीज को उपचारित करें। इसके अलावा उचित फसल चक्र अपनाएं। और है, अगर कोई फंगस या फिर फफूंद का अगर प्रकोप ज़्यादा हो तो डाइथेन M45 जो कि मैंकोजेब का एक सलूशन है, उसको 2 ग्राम पर लीटर पानी में हम घोलकर उसका छिड़काव करने से फसल का प्रबंधन बढ़िया होगा। और जो एक अभी जैसे हम लोग तकनीकी नया तकनीक हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें एक आता है बिना जुताई पे। तो बहुत सारे किसान हैं जो बिना जुताई में मसूर का खेती करते हैं या अन्य दलहन का खेती करता है। तो उसमें क्या होता है, बिना जुताई करने की वजह से खेती मतलब जो हमारा क्षेत्र है वो बहुत सख्त हो जाता है। तो हमारा सुझाव यही है कि अगर 0 टिलेज में या फिर शून्य जुताई में आप लोग दलहन का खेती या फिर मसूर का खेती किया है तो 40 से 45 दिन बाद एक बार सिंचाई किए। और किसानों को अनुरोध है कि वो अपना क्षेत्र में खेत में जाके थोड़ा नमी का पर्यवेक्षण करें। और एक जो है 60 से 65 दिन जब क्या होता है, जो पॉड आता है, जो दाना जब बनने लगता है, तब एक बार सिंचाई अगर करेंगे तो इससे क्या होता है, हमारा बहुत अच्छा फसल का पैदावार हमको मिलेगा। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। गुलाब की खेती व्यावसायिक स्तर पर करके काफी लाभ कमाया जा सकता है। गुलाब को कट फ्लावर, गुलाब जल, गुलाब तेल, गुलकंद कई रूपों में उपयोग किया जा सकता है। इसके साथ ही शादी समारोह, पूजा स्थलों में गुलाब के फूलों की भारी खपत होती है। इस खपत को देखते हुए किसानों को गुलाब के फूलों से अच्छी आय मिलती है। तो जिन किसानों ने गुलाब की फसल लगा रखी है, वे किसान गुलाब के अधिक फूलों की प्राप्ति के लिए कौन कौन से कार्यों को करें, आइए जानते हैं डॉक्टर आराधना कुमारी से। आज आपको गुलाब की खेती कैसे करनी है, उसको देख रेख उसकी कैसे करनी है, इसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी दूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, अगर खरपतवार आता है तो उसे समय समय पर उसकी निदाई गुड़ाई जरूरी होती है, क्योंकि निदाई गुड़ाई नहीं करने से वो क्या होता है कि खरपतवार जो गुलाब के लिए जो भी आप पोषक तत्वों का प्रयोग करेंगे उसको ले लेंगे और गुलाब की आपकी पैदावार अच्छी नहीं हो पाएगी। तो समय पे निदाई गुड़ाई करें, संभव हो तो हाथ से करें, नहीं तो मैकेनिकल विधि से, साइकिल विधि से ये करें। खरपतवार नाशी का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आजकल प्लास्टिक मल्च का भी बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके लिए खेत में क्या करते हैं कि जो मिट्टी है उसको थोड़ा रेज्ड बेड ऊंचाई पे उठा देते हैं और उसके बाद प्लास्टिक मल्च लगा देते हैं, जिसके कारण प्लास्टिक बिछा देने के कारण होता है कि खरपतवार से जो नुकसान होता है, निदाई गुड़ाई ये सब की समस्या का समाधान हो जाता है। ये आपको नहीं करना पड़ता है। सिंचाई की बात करें तो ड्रिप, स्प्रिंकलर, माइक्रोजेट, बेसिन विधि से सिंचाई करते हैं। और चूंकि ये व्यावसायिक फूल है तो इसके उत्पादन के लिए ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर बहुत अच्छा माना जाता है। कम पानी जहाँ है वहाँ भी इसको आप लगा सकते हैं। तो इससे देखा गया है कि जो उपज आती है बहुत अच्छी आती है, लागत भी कम आता है। तो हमारे किसान भाई इसको अपना सकते हैं और ये लाभप्रद होगा। गुलाब में कुछ कीटें भी आती हैं जिनके बारे में किसान भाइयों को जागरूक रहना है, जैसे एफिड्स, 2 स्पॉटेड माइट्स, बिटल, जापानी बिटल, थ्रिप्स, रोज स्लग बिटल, नीमेटोड्स, रोज चैफर, ये सब आते हैं, जिसके लिए आप इंसेक्टिसाइड जो कीड़े मकोड़े का नाश करने वाले जो होते हैं उनको
इनको डालना चाहिए। पर एक बात ध्यान रखना चाहिए कि ये हमें तब तक नुकसान नहीं पहुंचाते जब तक इनका नंबर जो है, संख्या जो है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल से ज़्यादा ना हो जाए। तो अगर इसकी संख्या इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल से कीड़े मकोड़े की कम रहती है तो आप कोई भी कीटनाशी का इस्तेमाल ना करें। अगर आप कीटनाशी का इस्तेमाल करते हैं तो इकोनॉमिकली वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। पर अगर उनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है तो आप कीटनाशी का प्रयोग जरूर करें। किसान भाइयों, गुलाब की फसल में रस चूसक कीट छोटे, गोल, हरे, गहरे हरे या काले रंग के होते हैं, जो पौधे के कोमल भाग, शीर्ष कलियों और फूलों पर गुच्छों में चिपके रहते हैं तथा पौधों का रस चूसते रहते हैं, जिसके कारण पत्तियां सिकुड़ जाती है तथा फूल खराब हो जाते हैं। इनके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर दवा 3 लीटर पानी की दर से घोल बनाकर 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। किसान भाइयों, लाल मकड़ी 2 चित्तियों वाला स्पाइडर माइट बहुत ही छोटा या लगभग बिंदु के समान लाल रंग का होता है और पत्तियों के नीचे वाले भाग पर रहता है। यह पत्तियों एवं पौधों के कोमल भागों से रस चूसता है। नई शाखाओं में मकड़ी जाल बनना, कलिकाओं एवं फूलों का नुकसान, जिससे वे रंगहीन हो जाते हैं। पुष्पों का आकार बिगड़ जाता है। इस कीट की रोकथाम के लिए ओमाइट 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। गुलाब में कुछ रोग भी आते हैं, जैसे क्राउन गॉल रॉट, ब्लैक स्पॉट, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, रस्ट, एंथ्राक्नोज, ग्रे मोल्ड, वर्टिसिलियम विल्ट, ये सब आते हैं। किसान भाइयों, डाईबैक रोग यह एक कवक जनित प्रमुख रोग है। ये पौधे के ऊपरी भाग से नीचे की ओर जाता है। सामान्यतः शाखाओं की कटाई के बाद कटे हुए स्थान से आगे बढ़ता है, जिसके कारण पौधे सूख जाते हैं। कवक के अलावा ये रोग उर्वरकों के अनुचित प्रयोग, अधिक सिंचाई, जल निकास की उचित व्यवस्था न होने से और प्रकाश के अभाव के कारण भी होता है। इसकी रोकथाम के लिए रोगग्रस्त शाखाओं को काटकर अलग कर दें। साथ ही कटे हुए भाग पर बोडो पेस्ट लगाएं और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी की दर से फसल पर छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, भभूतिया रोग ये भी एक कवक जनित रोग है, जो पौधे के सभी भागों पर सफेद चूर्ण के रूप में दिखाई देता है। तनों के साथ ही साथ कलियों पर भी रोग का प्रकोप होने पर फूल नहीं खिलते और पत्तियां झड़ने लगती है। इस रोग पर नियंत्रण पाने के लिए घुलनशील सल्फर 3 ग्राम को 1 लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। पत्ती धब्बा रोग ये गुलाब की फसल को अत्यधिक नुकसान पहुंचाते हैं। पीले भूरे से गहरे रंग के धब्बे पत्तियों और तने पर दिखाई देते हैं। रोगग्रस्त हिस्सा खराब होकर गिर जाता है। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए रोगग्रस्त शाखा और पत्तियों को काटकर जला दे। साथ ही 10 से 15 दिन के अंतराल पर मैंकोजेब 2 ग्राम दवा का प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर 2 से 3 छिड़काव करें। एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु किसान भाइयों मैं बताना चाहूंगी कि कटिंग प्रूनिंग जिसको कहते हैं, समय समय पर करते रहें, क्योंकि प्रूनिंग से क्या होता है कि नई शाखाएं निकलती है और उसमें फूल बहुत अच्छे आते हैं। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित तौर पे मैं कहती हूँ कि आपको बहुत ही लाभप्रद आपके लिए सौदा होगा और आप गुलाब की खेती करना चाहेंगे। धन्यवाद। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। किसान भाइयों, अपने राज्य में ठंड का दौर धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऐसे में राज्य के जो किसान मछली पालन कर रहे हैं, उन्हें इस मौसम में मछली तालाबों की विशेष देखरेख करनी चाहिए। अन्यथा मछलियों में कई प्रकार के रोग पनपने लगते हैं और उनकी बढ़वार धीमी हो जाती है। इसीलिए मछली पालक भाई इनकी देखरेख किस प्रकार से करें, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र सुखेत, जिला मधुबनी के मत्स्य वैज्ञानिक डॉक्टर मुकेश कुमार से।
बहुत ही उपयुक्त प्रश्न आपने बताया है। शरद का जो अभी शरदकालीन ऋतु हमारी शुरू हो रही है, इसमें हमें मत्स्य पालन में अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि आप जैसा जानते हैं कि मछली जो है वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है और इसके लिए हमें जैसा वातावरण का तापक्रम आता है उसी हिसाब से मछलियों के शरीर में परिवर्तन होता है। और आप जैसा कि जानते हैं 17 से 18 डिग्री का तापमान अगर रहता है तो मछली अच्छे से जो अपना आहार प्रबंधन कर पाती है। अगर तापक्रम उससे नीचे जाता है तो मछली सबसे ज़्यादा आहार लेना बंद कर देती है। और भी हमारे यहाँ जो अपने बिहार और झारखंड में और अन्य जो प्रदेश हैं, जो उत्तर भारत के प्रदेश हैं, उनमें सबसे बड़ी समस्या शरद काल में तापक्रम का रहता है। तो इसके लिए सर्वप्रथम आप जो कर पाएंगे, अगर आप कर पाते हैं, अगर आपका तालाब रिन्यूएबल पॉन्ड है जिसमें आप पानी बदल पाते हैं, तो आप 10 से 20% पानी जो है उसको प्रत्येक 15 दिनों के अंतराल पर आप उसको चेंज कर दें। ग्राउंड वाटर का टेम्परेचर सामान्यतः 28 डिग्री रहता है। अभी नहीं, ये दिसंबर में करने की आवश्यकता है, नवंबर में आपका काम चल जाएगा। दिसंबर के पहले सप्ताह से ही आप जो 10 से 15% या 20% पानी है उसको आप पहले चेंज कर दें, उससे आपको लाभ मिलेगा। अगर आप वो नहीं कर पाते हैं, बहुत बड़ा तालाब है, तो आप छोटे से भाग पर आप तारपोलिन का या फिर पॉली बैग का इस तरह से भी आप एक हिस्सा 10% या 5% हिस्सा ढक दें, जिससे कि उसमें शीत का गिरना भी बंद हो जाएगा। और दूसरा कि उस भाग का तापक्रम शाम का समय है या रात के समय टेम्परेचर जो है अन्य भाग से ज़्यादा रहता है। इसके कारण सारी मछलियाँ उधर पलायन कर जाती है और उनमें मोटिलिटी की समस्या नहीं आ पाती है। जलीय वनस्पतियां मछली के शत्रु को आश्रय देती है। ये तालाब के ऑक्सीजन के संतुलन को प्रभावित करती है तथा जाल चलाने में बाधा उत्पन्न करती है। इनकी अधिकता से सूर्य की किरणें तालाब की तली तक नहीं पहुंच पाती है, जिससे मछलियों की बाढ़ प्रभावित होती है। इसलिए मत्स्य पालन की जलीय वनस्पतियों को निकाल दें। और दूसरा जो आप एक उत्तम उपाय कर सकते हैं, हर सप्ताह 10 से 20 kg जो कली चूना है उसका व्यवहार आप कर सकते हैं प्रति एकड़। अगर आपका पौंड 2 मीटर गहरा है तो आप उसी अनुपात में 10 से 20 को 15 से 25 कर लेंगे या 30 कर लेंगे प्रति ये कर सकते हैं। और दूसरा जो इस समय एक बड़ी समस्या आती है डिजॉल्व ऑक्सीजन की, तो उसके लिए आप उसी पानी को सुबह में जब आपका 8 या 9 बजे जब सूर्य की किरण उस पर आ जाती है थोड़ी सी, तो आप उसी पानी को एयर उठा करके थोड़ा सा और 2 से 3 फीट ऊंचाई से फिर उसी पौंड में डालेंगे। ये आप 15 दिनों पर करें। 12मासी तालाबों में अनेक प्रकार की मांसाहारी तथा अनचाही मछलियां रहती है। मांसाहारी मछलियां मत्स्य बीज को हानि पहुंचाती है, जबकि उनकी छोटी छोटी अनचाही मछलियां भोजन संबंधी स्पर्धा पर नुकसान पहुंचाती है, जिन्हें यदि संभव हो तो समय समय पर जाल चलाकर मांस भक्षी तथा अनचाही मछलियों को बाहर निकाल दें। और एक चीज जो अभी जो बाजार में बहुत सारा जो टॉक्सिक इफेक्ट के लिए बहुत सारे केमिकल आते हैं, मैं आपको एक बताता हूँ, जियोलाइट जो बहुत ही सस्ता है। जियोलाइट आप 10 से 20 kg प्रति एकड़ आप व्यवहार करिए। फिर आप उसको जनवरी के दूसरे सप्ताह में भी एक बार 5 kg व्यवहार कर सकते हैं। इससे आप में जो अमोनिया जो बन जाता है अभी और जाड़े में वो बहुत हद तक मछलियों को परेशान करता है, उससे आपको बहुत हद तक सफलता मिलेगी। मत्स्य बीज संचयन के 15 दिन पूर्व प्रारंभिक मात्रा 5000 किलोग्राम ताजा गोबर प्रति हेक्टेयर की दर से डालना चाहिए और दूसरे माह से प्रतिमाह 555 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से डाला जाता है। इसके साथ ही यूरिया 18 किलोग्राम या कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट 36 किलोग्राम, सिंगल सुपर फॉस्फेट 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रति माह डाला जा सकता है। इससे वनस्पति पलवकों एवं जंतु पलवकों की उत्पत्ति होती है, जो मछलियों के लिए प्राकृतिक खाद्य पदार्थ है, जिन्हें खाकर मछलियाँ तेजी से बढ़ती है। और आप बहुत ध्यान रखेंगे, इस समय हमें मछलियों को कम आहार देने की आवश्यकता है। वैसे भी मछलियाँ कम आहार लेती है और हमें दोपहर के बाद मछलियों को जब तापक्रम ठीक ठाक रहे तो हमें आहार देने की आवश्यकता है। और आहार में हमें थोड़ा सा विटामिन सी जो 1 से 2% है उसको ज़्यादा से इंक्लूड करना है, ताकि मछलियाँ हमें स्वस्थ रह सके। अगर आप छोटे से तालाब में अगर मछलियों का बीज अगर कोई किसान बंधु अभी रखते हैं तो उसको हम कोशिश करेंगे कि अगर आपके पास छोटी सी नर्सरी है या छोटा सा तालाब है तो उसको आप पॉली हाउस से कवर कर दे, तो उससे आपको उसका जो जीरा है जो अभी आपका उंगली का साइज है उससे आपको बहुत हद तक राहत मिल पाएगी। ये हो गया सामान्य उपाय। और किसान बंधु अभी कोई भी केमिकल या कोई भी चीज़ जो है बिना वैज्ञानिक सलाह के या बिना किसी मत्स्य विशेषज्ञ की सलाह के नहीं डालें। इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो हम उचित ढंग से मत्स्य पालन में वृद्धि कर पाएंगे और हम मछलियों को अच्छे से रख रखाव कर पाएंगे, उनका जो है वृद्धि भी अच्छे से होगी।
आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम रोशनगंज, जिला गया के कृषक राम गोपाल ने। ये काली हल्दी की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो राम गोपाल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। काली हल्दी के विषय के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे कि सामान्य हल्दी जो पीली हल्दी है उसे तो हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में हमेशा से यूज करते आ रहे हैं, लेकिन ये काली हल्दी औषधीय पौधे के रूप में बहुत ही प्रचलित है और इसका रंग भी पीली हल्दी से काफी अलग होता है। इसे काटने पर इसका रंग ब्लू होता है और इसका उपयोग औषधीय के रूप में ही किया जा सकता है। इसकी मुख्य विशेषताएं एक और है कि इसके पत्ते के बीच में काले रंग के धारी होते हैं जिससे ये आसानी से पहचाना जा सकता है। और चूंकि किसी भी खेत में जैसे ही हम लोग सिंचाई करते हैं तो खरपतवार की समस्याएं हमेशा आती रहती है। इस कारण हम लोग काली हल्दी को लगाते समय अगर हम लोग पुआल से अगर उसको ढक दें तो उसमें खरपतवार को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं और नमी को भी बरकरार रख सकते हैं। अगर वहां जल जमाव की समस्या है भी तो हमें जल निकास की व्यवस्था करनी पड़ती है और हम लोग इसमें 1 महीने के आसपास हम लोग इसमें मिट्टी को चढ़ाते हैं ताकि कंद ज्यादा से ज्यादा बैठ सके और उसे वो अवसर मिले कि उसमें जो रासायनिक खाद या उर्वरक की जितने भी मात्रा हमने दी है उसका उपयोग वो लोग ज्यादा से ज्यादा कर सके। अगर हम लोग रासायनिक खाद की बात करते हैं तो हम यूरिया के 100 kg या 60 kg की मात्रा हम लोग पर हेक्टेयर में रखते हैं और 40 से 50 kg मात्रा हम लोग फास्फोरस और पोटासियम की रखते हैं। लेकिन यूरिया का आधी मात्रा हम लोग शुरुआत में देते हैं और बाकी फास्फोरस और पोटासियम की पूरी मात्रा हम लोग शुरुआत में खेती तैयार करने के पहले दे सकते हैं। हल्दी का प्रकंद विगलन रोग, यह रोग पीथियम नामक फफूंद से होता है। इस रोग के लक्षण पत्तियों के निचली सतह पर दिखाई देते हैं। पत्तियों का किनारा मुरझाया हुआ दिखाई देता है और पत्तियां मुरझाने भी लगती हैं। रोग से ग्रसित पौधे के तने पर गहरे भूरे रंग के जल सित विक्षत या धब्बे दिखाई देते हैं जो तेजी से बढ़ते हैं जिससे पत्तियां सूख जाती है। संक्रमण जड़ से राइजोम तक फैलता है जिससे आंतरिक ऊतक विघटित हो जाते हैं और बाहरी त्वचा गलने लगती है। प्रकंदों का चमकीला नारंगी रंग भूरा हो जाता है और सड़े हुए प्रकंद से दुर्गंध आने लगती है। इसी प्रकार पर्णचित्ती रोग का प्रकोप होने पर पत्तियों पर बहुत सारी छोटी छोटी कत्थई रंग की चित्तियां बन जाती हैं। रोग ग्रसित पौधे की पत्तियां पीली पड़ने लगती है और सूख जाती है। इस रोग की रोकथाम के लिए किसान भंडारण से पहले लगभग आधे घंटे के लिए मैनकोजेब 0.3% के साथ बीज प्रकंद का उपचार करें। अगर खड़ी फसल में ये रोग दिखाई दे तो तुरंत मैनकोजेब 2 ग्राम और कार्बनडाइजिम 1 ग्राम का प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर पौधों और उसके आसपास क्षेत्रों में ड्रेचिंग करें। हल्दी पत्ती धब्बा रोग की रोकथाम के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम दवा या मैनकोजेब 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इस प्रकार के रोग फसल में आए ही इसके लिए प्रकंदों को उपचारित करके ही बोए। फसल के साथ मक्का या मिर्च की अंतर्वर्तीय खेती करें। 3 वर्षीय सही फसल चक्र को अपनाएं। खेत में अधिक जल जमाव नहीं होने दें। जिन क्षेत्रों में वर्षा का पानी अधिक समय तक जमा होता हो वहां पर उठी हुई क्यारियों में हल्दी की बुआई करें। कि अगर हम लोग पूरा पकाकर, जिसको फुल्ली मैच्योर्ड कहते हैं, कि पूरा पकाकर हम लोग इसको निकालते हैं तो इसको हम लोग ज्यादा दिन तक सुरक्षित रख सकते हैं और उसकी कीमत भी हमको काफी अच्छी मिल सकती है। तो ये आपका 190 से 210 दिन में इसकी खेती तैयार हो जाती है। जो एग्रो फॉरेस्ट्री, जब हम नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं तो यूकेलिप्टस और पॉपुलर वहाँ पर प्रचलित प्रजाति है, जिसके बीच में हम लोग एग्रो फॉरेस्ट्री का इस्तेमाल कर हम लोग एक ही भूमि पर दुगनी से तिगनी आमदनी कमा सकते हैं।
एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोची फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088922163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।